नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी जोन के एनसीईआरटी के इस साइंस क्लास में, जहां पे हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार। इसके पहले जो भी क्लास हुई हैं उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और जो लोग क्लास कर रहे हैं आप लोग नोट्स बनाते चलिए, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो बिल्कुल कम कीमत पर हमारे यहाँ से एनसीईआरटी का साइंस और ज्योग्राफी का नोट्स बाई कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी कुछ PDF और अपडेट आते रहते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इस अध्याय को पढ़ेंगे, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आँखों का अध्ययन ऑप्थोमोलॉजी कहलाता है और आँखों का अधिकांश भाग पारदर्शी होता है। हमारे जो आँखें आप दिखाई पड़ती हैं, इसका मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, आँखों का केवल 20% भाग ही दिखाई देता है। जब हम किसी व्यक्ति की आंख देखते हैं तो हमें उस व्यक्ति के आंख का केवल 20% भाग दिखाई पड़ता है और 80% जो आंख होता है वह दिखाई नहीं पड़ता है, वह अंदर होता है। ठीक है, आइरिस आंखों के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। जो आंखें भूरी नीली दिखाई पड़ती हैं, इसका मेन कारण है आइरिस। आइरिस ही आंख के रंग को निर्धारण करने का काम करता है। और फिर हम कहते हैं कि इसकी आंखें भूरी है, नीली है, काली है। ठीक है, कर्निया के माध्यम से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है और जो कर्निया होता है उसी के माध्यम से प्रकाश जो है आंखों में प्रवेश करता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ब्लैक पोर्शन जो है अंदर, इसको पुपिल या पुतली कहा जाता है। ये जो आइरिस है इसी को पत्रिका कहा जाता है और प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करता है कि कितना प्रकाश इसमें से होके जाएगा। और ये जो सफ़ेद जो संरचना होती है आँखों में, इसे एस्क्लेरा कहा जाता है, एस्क्लेरा। ठीक ना, हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पुपिल या पुतली काले रंग का होता है, जो हमारे आँखों के सेंटर में होता है। आइरिस आँखों के रंग के निर्धारण करता है और आँखों के स्कैन जब किया जाता है तो वास्तव में आइरिस का स्कैन होता है। ठीक ना, हमारे जो मोबाइल होते हैं उसमें जब देखते हैं कि जो अनलॉक होता है मोबाइल, तो वहाँ पे आपके फेस का नहीं बल्कि आपके आइरिस का स्कैन करता है। एस्क्लेरा के बारे में बात करें तो एस्क्लेरा ये कंजक्टिव होता है और इसके चलते आंखें लाल दिखाई पड़ती हैं। कभी कभी देखते हैं कि आपकी आंख में कुछ पड़ जाता है तो सफ़ेद भाग जो है अगल बगल का वो लाल दिखाई पड़ने लगता है, इसी को एस्क्लेरा कहा जाता है। और जब आंखें लाल होती हैं तो इसमें एस्क्लेरा जो है ये प्रभावित होता है। कॉर्निया आँख का सबसे ऊपरी भाग होता है, कॉर्निया, और प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। ठीक है, प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है कॉर्निया से। यहाँ पर रुधिर वाहिनी नहीं पाया जाता है, मतलब कि वहाँ पे रक्त का कोई भी जो है वाहिनी नहीं पाया जाता है। और नेत्रदान में कि कॉर्निया को प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति को अगर नेत्रदान किया जाता है तो वहाँ पे उसकी आँख को निकाला नहीं जाता है बल्कि कॉर्निया का दान होता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिलेरी मसल्स के बारे में बात करते हैं और ऑलरेडी TRE 3 का एक क्वेश्चन बना हुआ है सिलेरी मसल से। इसके दौरान आँखों के लेंस को पकड़ा रहता है। अब देखिए सिलेरी मसल क्या करता है कि आँखों के लेंस को पकड़ा रहता है और यही सिलेरी मसल्स आँखों के लेंस को साइज को निर्धारित करता है। और ये TRE 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, आँखों में उत्तल लेंस पाया जाता है, आँखों के फोकस को परिवर्तित करता है कौन, तो सिलेरी मसल्स। देखिए आंखों के फोकस को क्या करता है, परिवर्तित करता है। यही आपकी TRE 3 की लाइन है। रेटिना की बात करें तो यहीं पर ये उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और जो भी प्रतिबिंब बनेगा ये वस्तु से छोटा बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं रेटिना के बारे में। तो देखिए रेटिना में दरअसल 2 प्रकार की जो है कोशिका पाई जाती हैं। एक होता है शलाखिका कोशिका, शलाखा कोशिका, जिसको रॉड सेल बोलते हैं। और रॉड सेल प्रकाश में वस्तु को देखने में काम आता है, यानी जिस जंतु में रॉड सेल पाया जाता है वे जंतु प्रकाश में वस्तु को देख लेते हैं। ठीक ना, और रात्रिचर जानवर में पाया जाता है, मतलब कि रॉड सेल जो है ये रात्रिचर, जितने भी रात्रिचर जानवर होते हैं उसमें पाया जाता है शलाका सेल। अब होता क्या है कि जो जिसमें शलाका सेल रहेगा वो अंधेरे में भी वस्तु को देख लेगा। ठीक है, और जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है उल्लू। उल्लू में जो है रॉड सेल पाया जाता है अधिक मात्रा में, इसी के चलते उल्लू रात में भी वस्तु को देख लेता है। ठीक है, जबकि शंकु कोशिका जो है
इसमें रंगों की पहचान के लिए होता है ये। और जब किसी व्यक्ति का शंकु कोशिका यानी कोन सेल जो है डिफेक्ट हो जाता है, तब उसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है और वो रंग को सही से, लाल और हरा को सही से पहचान नहीं पाता है। शंकु कोशिका प्रभावित हो जाती है इस केस में। रतौंधी में शलाका कोशिका काम नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लेंस तथा रेटिना के बारे में। तो देखिए, लेंस तथा रेटिना के मध्य विट्रियस ह्यूमर का नाम का द्रव्य पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो लेंस है और ये जो रेटिना है, इसके मध्य में ये यहाँ पे कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है, इसको विट्रियस ह्यूमर बोला जाता है। लेंस तथा आइरिस के मध्य में एक्वस ह्यूमर का नाम का द्रव्य पाया जाता है। मोतियाबिंद में लेंस पर गंदगी जम जाती है, जिसको दूधिया लेयर कहा जाता है, ठीक है। मोतियाबिंद में क्या होता है कि देखते हैं कि मोतियाबिंद जब होता है तो कम दिखाई पड़ता है, तो मोतियाबिंद में जो है आंखों के ऊपर गंदगी जम जाती है, जिसको दूधिया लेयर भी कहा जाता है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये आपका पुपिल है, ये वाला भाग, ठीक है ना, जिसको पुतली भी कहा जाता है। ये नेत्रोद है, ये जो है इसके ऊपर का ये जो भाग है नेत्रोद कहा जाता है। और ये जो है ये वाला भाग ये लेंस कहलाता है। और यहाँ पे लेंस को पकड़े हुए ये जो आकृति है दोनों तरफ की इस तरह की, इसी को परितारका कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे हम बात करें ये वाला भाग, तो ये वाला भाग पक्षाम्भी पेशिया कहलाता है। और इसी को जो है सिलरी मसल्स कहा जाता है। यही जो है लेंस को घटाता बढ़ाता है। और पीछे जो है दृष्टिपटल यानी रेटिना होता है। और यहाँ पे कुछ इस तरह की संरचना निकली होती है, कुछ तंत्रिका निकली होती हैं, कुछ नसें निकली होती हैं, जिसको द्रुत तंत्रिका कहा जाता है। और बीच में जो पार्ट होता है इसको कच्चाभ द्रव्य यानी विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। एक आँख से आप 150 डिग्री और दोनों आँख से 180 डिग्री आप देख पाते हैं। और आँखों को देखने के लिए न्यूनतम क्षमता जो होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेत्र दोष के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। निकट दृष्टि दोष इसका नाम है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इसमें फोकस दूरी घट जाता है, आँखों की जो फोकस दूरी होती है वह घट जाती है। और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति की निकट दृष्टि दोष होती है, तो ऐसे व्यक्ति जिसके निकट दृष्टि दोष होती है उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इसका मेन कारण है कि आँखों की फोकस दूरी घट जाती है। और फोकस दूरी घटने के परिणामस्वरूप जो चित्र रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है ना। और इसके निवारण हेतु, मतलब कि निकट दृष्टि दोष को निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है और गोलक की लंबाई बढ़ जाती है। और प्रतिबिंब जो रेटिना के पहले बन रहा था, अब वह वास्तव में रेटिना पे बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो देखिए, दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है साफ साफ, ठीक है ना। दूर की चीज़ें तो दिखाई पड़ेंगी, लेकिन नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगी। इसमें फोकस बढ़ जाता है, आँखों की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की पावर घट जाता है, ठीक है। और गोलक की लंबाई घट जाती है। उपचार हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो भी आपको चश्मा लगाया जाएगा वह उत्तल लेंस उसमें होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जरा दृष्टि दोष, जिसे हम लोग प्रिस्बायोपिया कहा जाता है। तो जरा दृष्टि दोष में निकट और दूर दोनों वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है जरा दृष्टि दोष में। और इसमें जो है द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, मतलब कि जो चश्मा बनेगा उसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऊपर यानी चश्मा जो बनेगा इसके ऊपर में इस तरह से ऊपर में अवतल लेंस रहेगा और नीचे जो है ये उत्तल लेंस लगा होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम प्रकाश का विक्षेपण के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश का विक्षेपण मतलब कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना, ये प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। और जब प्रकाश का विक्षेपण होता है तो बी विग्योर से आप याद रखिएगा, वी से बैगनी, आई से आसमानी, बी से नीला और जी से ग्रीन,
वाई से पीला, ओ से नारंगी और आर से ये लाल यानी रेड होता है। तो इसे बी विगर से याद रखिएगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लाल रंग होता है इसका प्रकीर्णन कम होता है और इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है। जबकि जो बैंगनी रंग होता है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। कारण क्या है कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बनता है जो है एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, किसका प्रकीर्णन कम होता है, किसका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाल का प्रकीर्णन कम होगा। कारण क्या है कि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। कारण क्या है कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। अब विक्षेपण जो है किसी प्रिज्म से होकर श्वेत रंगों का 7 रंगों में बढ़ जाना, ये विक्षेपण कहलाता है। प्रकीर्णन को समझते हैं यहाँ पे हम लोग। अभी आपको ध्यान रखना है कि प्रकीर्णन में क्या होता है कि प्रकाश का धूल के कणों से टकराकर फैल जाना, यही प्रकीर्णन कहलाता है। मतलब कि आप देखते हैं कि जब प्रकाश क्या होता है किसी रास्ते से गुजरता है तो वहाँ पे आपको फैलते हुए दिखाई पड़ता है धूल के कणों से टकराकर, तो इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और इसी प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते आसमान आपको नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है, और समुद्र का नीला दिखाई पड़ना ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। रंगों से संबंधित जितनी भी घटना होंगी वे सभी प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा या उसके उदाहरण होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। टिंडल प्रभाव समझते हैं। जब प्रकाश किरणपुंज एक ऐसी महीन कणों से टकराता है तो उसमें किरणपुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, ठीक ना। अब देखिए कहने का मतलब कि आपके जो घर है उसका एक रूम है, आप रूम को पूरी तरीके से लाइट ऑफ कर दीजिए और खिड़की को खोल दीजिए। अगर वहाँ से प्रकाश आ रहा है तो आप बगल में खड़े होकर देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि प्रकाश जहाँ से आ रहा है वहाँ से कुछ डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं। तो यही क्या है, यही टिंडल प्रभाव है। मतलब कि जो प्रकाश आ रहा है तो उसका रास्ता दिखाई पड़ रहा है, ठीक ना। इसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इंद्रधनुष की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष ये वर्षा के पश्चात और वर्षा के समय भी बन सकता है, ठीक ना। तो मोस्टली वर्षा के पश्चात बनता है, या हो सकता है कि कभी कभी बारिश होता है बीच में थोड़ी सी जो है रेन ड्रॉप हुआ और फिर बारिश शुरू होता है, तो बीच का जो समय है उसमें भी बन सकता है। ध्यान रखना कि कभी भी 12 बजे के समय जो है इंद्रधनुष नहीं बनता है। राइट 12 बजे कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकाश जो सूर्य होगा वो हमारे सिर के ऊपर होगा, ठीक ना। इंद्रधनुष बनने के लिए क्या होता है, सूर्य का विपरीत होना जरूरी है। मतलब कि अगर सूर्य पश्चिम की तरफ है तो इंद्रधनुष पूर्व दिशा में बनेगा, सूर्य पूर्व दिशा में है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में बनेगा। मतलब कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात प्रकाश का विक्षेपण भी होता है, इसी के कारण इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। तो ये चैप्टर था और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 विद्युत के बारे में, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब देखिए विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक से एकांक समय में आवेश की जो प्रवाह होते हैं उसे विद्युत कहते हैं। और I बराबर Q/T होता है, जहाँ पे I विद्युत धारा है, Q आवेश है और T समय है। मतलब कि एक निश्चित समय में जो आवेश का प्रवाह है वही आपका विद्युत धारा कहलाता है। और विद्युत धारा का जो मात्रक है ये कूलाम्ब होता है, कूलाम्ब प्रति सेकंड, या इसी को एम्पियर कहा जाता है। ये एक अदिश राशि है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता है विद्युत धारा में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अमीटर के बारे में। ये TRE 1 का क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अमीटर को कैसे जोड़ेंगे, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और ये आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है, यानी जो भी आदर्श अमीटर होगा उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस जो है हमेशा शून्य होगा। और आवेश का पहला नियम थेल्स के द्वारा दिया गया था, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। तो देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी और त्वरित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही किया गया था। और उन्होंने कॉपर से त्वरित चालक को बनाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि त्वरित चालक में किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो कॉपर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की दिशा के बारे में बात किया जाए, देखिए विद्युत धारा की दिशा की बात किया जा रहा है
तो विद्युत धारा की जो दिशा होता है ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो विद्युत धारा इधर से इधर आएगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपका करंट है। ठीक है, करंट है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्युत धारा ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। विद्युत धारा कहाँ जाएंगे? तो विद्युत धारा पॉजिटिव यानी धन टर्मिनल से लेकर ऋण टर्मिनल की ओर जाते हैं। ठीक है ना, धनावेशित आवेश की दिशा में। ठीक है ना, यानी विद्युत धारा धन आवेशित आवेश की दिशा में जाते हैं और ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर गमन करते हैं। मतलब कि ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ ये गमन करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। अब समझिए, जो अमीटर होता है ये विद्युत धारा को मापता है। अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। ठीक ना, श्रेणी क्रम में इसकी प्रयोग होता है और आदर्श अमीटर शून्य प्रतिरोध इसका होता है, मतलब कि जीरो रेजिस्टेंस होता है। जबकि वोल्ट मीटर ये विभवांतर को मापता है। ठीक है, और समांतर श्रेणी में इसका समांतर क्रम में इसका प्रयोग होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। दोनों बातों को ध्यान रखना, अमीटर विद्युत धारा मापेगा, वोल्टमीटर विभवांतर को मापेगा। अमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर समांतर क्रम में। ठीक है, अमीटर का जो प्रतिरोध होगा शून्य होगा आदर्श अमीटर का, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध इनफाइनाइट होगा। चलिए विभवांतर के बारे में बात करते हैं। तो अब विभवांतर को कैसे समझते हैं? तो विभवांतर का मतलब है कि बैटरी में जितना अधिक ताकत होगा उसमें उतना ही अधिक विभवांतर होता है। ठीक है ना, विभवांतर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी ज़्यादा होगा, विभवांतर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी उस बैटरी में कम होगा। ठीक है, इस बात को समझिए। अब यहाँ पे ओम का नियम हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा इनके अनुसार एक विद्युत परिपथ में विद्युत के किनारे से दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक ना, और विद्युत का जो एसआई मात्रक है ये ओम कहलाता है और इसका ये ऐसे लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, और ये आर बराबर भी ओपन आई होता है। अब प्रतिरोध की जो चालक का जो प्रतिरोध होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बन सकते हैं और आपके सेट में तो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है ये वाला। ठीक ना, तो जो प्रतिरोध होता है ये डायरेक्टली ताप पर निर्भर करता है। ठीक ना, अब प्रतिरोध जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तार की लंबाई। ठीक ना, प्रतिरोध इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तार की लंबाई यानी तार के पृष्ठ काट पर निर्भर करता है। ठीक ना, कहने का मतलब है कि अगर आप प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उस पर ताप भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ाएंगे जैसे तार की लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर तार की चौड़ाई अनुप्रस्थ काट के अनुसार बढ़ाएंगे तब जाके प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक ना, अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रतिरोध बढ़ेगा कब? तो चालकता जब घटती है तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पे चालकता का मात्रक की बात करते हैं तो ओम होता है या इसी को मोह बोलते हैं। ठीक ना, और चालकता का एसआई मात्रक स्वीमेन ने दिया था। स्वीमेन होता है चालकता का एसआई मात्रक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक ना, तो देखिए किसी भी प्रतिरोध को दो तरीके से यानी श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ा जाता है। ठीक ना, और समांतर क्रम में इस तरह से जोड़ा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए जो रेसिस्टेंस होता है टोटल रेसिस्टेंस उसमें R1 R2 R3 होता है, और जबकि यहाँ पे जो टोटल रेसिस्टेंस होता है ये 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है श्रेणी क्रम में और यहाँ पे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। और श्रेणी क्रम में कौन कौन से उपकरण लगाए जाते हैं? तो इसमें घरों में जो झालर लगता है और अमीटर, ये दोनों श्रेणी क्रम में लगते हैं। जबकि घरेलू उपकरण इसी क्रम में लगाए जाते हैं। ठीक ना, जैसे कि वोल्टमीटर ये समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। हमारे घरों में जो तार वगैरह बल्ब वो लगते हैं ये सभी क्या होते हैं? समांतर क्रम में लगते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है तो विद्युत धारा में प्रतिरोध उत्पन्न होने से ताप उत्पन्न होता है। विद्युत धारा में प्रतिरोध अगर उत्पन्न होगा, रुकावट होगी तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ताप यानी हीट रिलीज होगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है विद्युत रोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली, विद्युत हीटर और प्रेस और बल्ब है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में, P = V × I के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की जो दर है वही शक्ति कहलाता है। इसका फार्मूला है P = V × I। और विद्युत खर्च जो होता है इसको यूनिट कहते हैं, और यही यूनिट जो है व्यापारिक व्यापारिक यूनिट कहलाता है, जो हमारे घरों में बिजली इसी के आधार पर आता है। ठीक है, और ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबक को। तो चुंबक को लोहे की एक साइड भी कहा जाता है और Fe3O4 कहा जाता है इसे। इसका फार्मूला है Fe3O4। इसे लोहे की एक साइड भी कहा जाता है। और इसमें 2 ध्रुव होते हैं। विद्युत चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, यानी दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। चुंबकत्व की बात करें तो किसी पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है वही चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, अब आकर्षित करने में क्या होता है कि चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, जबकि प्रतिकर्षित में क्या होगा कि चुंबक के समान ध्रुव जो है सामने सामने होंगे। जैसे कि नॉर्थ पोल जब सामने सामने होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसी को चुंबक का प्रतिकर्षित करना कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चुंबक के बारे में। तो देखिए, चुंबक दरअसल 2 तरीके से हो सकते हैं। एक चुंबक होता है कि अस्थायी चुंबक, दूसरा होता है स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक में नरम लोहे से बनाया जाता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर, विद्युत घंटी और डायनेमो। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है अस्थायी चुंबक के, मतलब कि परमानेंट चुंबक नहीं होते हैं, कुछ क्षण के लिए चुंबक होते हैं ये। जबकि स्थायी चुंबक में इस्पात के बने होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाउड स्पीकर में आपको देखने को मिल जाएगा, और गैल्वेनोमीटर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, चुंबक के आधार पर चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ के बारे में बात करते हैं। तो चुंबकत्व के आधार पर जो पदार्थ होते हैं, एक तो चुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है और प्रतिचुंबकीय होता है। अभी एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्बुज चुंबकीय के बारे में। तो देखिए, अनुचुंबकीय में चुंबक की दिशा में हल्का सा आकर्षित हो जाना, मतलब कि जो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होगा वो चुंबक की दिशा में हल्का सा क्या होगा, आकर्षित होगा, हल्का सा उसकी तरफ बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, प्लेनियम, क्रोमियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, जबकि लौह चुंबकीय में क्या होता है, चुंबक से अधिक चिपक जाना, इसको लौह चुंबकीय कहता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है लोहा, कोबाल्ट, निकल, मतलब ऐसे चीज़ें जो चुंबक से जाकर डायरेक्ट चिपक जाते हैं। जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, सब क्या करते हैं, लोहे चुंबक से चिपक जाते हैं, इसीलिए इसको लौह चुंबकीय कहा जाता है। प्रतिचुंबकीय मतलब कि चुंबक से दूर जाना, मतलब कि कुछ ऐसे भी वस्तु होते हैं कि चुंबक के पास लाने पर वहाँ से वो दूर भागते हैं, जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता, हाइड्रोजन, जल, हवा और सोना, ये सभी प्रतिचुंबक के एग्जाम्पल है। अब हम चुंबकीय बल रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद ये सारा चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये चुंबक के नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इस बात को ध्यान रखना है कि ये चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक ना, इसके आवेश कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड या जो आवेश है, देखिए ये जो है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक ना, और यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक ना, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि फिर ये क्या हो रहा है, फिर अंदर से साउथ से जाकर ये फिर नॉर्थ की तरफ निकल रहा है। ठीक ना, यानी इस तरह से चलता है, नॉर्थ से साउथ गया, फिर साउथ से नॉर्थ आया, इस तरह से चलता है। ठीक ना, इस तरह से चलता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो जो चुंबकीय बल रेखा है ये नॉर्थ से साउथ के, मतलब चुंबक के बाहर जाते हैं, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबक से बाहर जाते हैं, और साउथ से नॉर्थ चुंबक के अंदर आते हैं। मैंने यही बोला ना कि नॉर्थ से साउथ जाते हैं, कैसे, चुंबक से बाहर होकर जाते हैं। जबकि साउथ से जब चलेंगे नॉर्थ की तरफ, तब चुंबक के अंदर से होकर आएंगे। यही बात कहा मैंने। चुंबकीय रेखा एक
दूसरे को काटते नहीं हैं। और इस बात को ध्यान रखना कि ये जो चुंबकीय रेखा है जो इस तरह से जा रही हैं, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। ध्रुव पर चुंबकीय बल प्रबल होता है। ये जो नॉर्थ और साउथ जो ध्रुव होते हैं चुंबकीय, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल पाया जाता है। जहाँ पर चुंबकीय रेखाएं दूर दूर होती हैं, ठीक ना, वही चुंबकीय बल कम होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सेंटर है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चुंबकीय बल दूर दूर होता है, इसलिए जो बीच का जो पोर्शन होता है चुंबक का, यहाँ पे चुंबकीय बल कमजोर होता है, ठीक है, जबकि बाहर ध्रुव की तरफ मजबूत होता है। अब हम आगे बात करते हैं। तो विद्युत से चुंबक बनाने का जो नियम था ये हैंस क्रिश्चियन अस्टेड ने दिया था, ठीक है, जबकि चुंबक से विद्युत माइकल फैराडे ने। इस बात को ध्यान रखिएगा, विद्युत से चुंबक बनाना है, विद्युत से चुंबक बनाना है तो अस्टेड ने दिया था, चुंबक से विद्युत बनाना है तो माइकल फैराडे ने दिया था। चुंबक से विद्युत बनाना है तो, ठीक है, माइकल फैराडे। और परिनालिका बेलन के ऊपर विद्युतरोधी तांबे के तार को लपेटने पर उन अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। मतलब कि बेलन के ऊपर जो है, बेलन के ऊपर जो है आप विद्युतरोधी तांबे के ऊपर क्या करेंगे, तांबे के तार को लपेटेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लपेटेंगे तो अनेक फेरों की कुंडली जो बनती है उसी को परिनालिका कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो देखिए, इसी को अंगूठा बल को प्रदर्शित करता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल। और इसमें जो मध्य अंग, देखिए अब लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि जो अंगूठा हमारा होता है यह फोर्स को प्रदर्शित करता है, फोर्स को दिखाता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। मध्यमा जो होता है, जो बीच की उंगली होती है, ये विद्युत धारा दिखाती है, करंट को दिखाती है। और तर्जनी चुंबक क्षेत्र को दिखाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित उपकरण बाएं हाथ के नियम पर कार्य करते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल पे काम करते हैं। कौन कौन है, तो मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र, ये जो है सभी लेफ्ट हैंड के नियम पे काम करते हैं। गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। मतलब कि गैल्वेनोमीटर बताएगा कि किसी जो है किसी परिपथ में विद्युत धारा है कि नहीं है, उसकी उपस्थिति है कि नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं अल्टरनेटिव करंट यानी एसी के बारे में और डीसी यानी डायरेक्ट करंट के बारे में। तो देखिए, अल्टरनेटिव करंट कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है, इनका डायरेक्शन, जबकि जो डीसी होता है वो डायरेक्ट सीधा सीधा गमन करता है। अल्टरनेटिव करंट समय के साथ दिशा और मान में परिवर्तन हो जाता है। यानी अल्टरनेटिव करंट जो होता है इसमें समय के साथ दिशा और मान में परिवर्तित होता है, ठीक है, जबकि डीसी करंट में समय के साथ दिशा और मान में परिवर्तित नहीं होता है। रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। रेक्टिफायर जो यंत्र होता है इसी के माध्यम से हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और इन्वर्टर के द्वारा डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विद्युत मोटर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है, विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं और फैराडे के सिद्धांत पर एक कार्य करता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि फैराडे ने कहा था कि विद्युत से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो फैराडे के सिद्धांत पर एक कार्य करता है, ठीक ना, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर एक कार्य आधारित है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है ट्रांसफार्मर के बारे में। अब ये देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है ये केवल एसी करंट पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट पर कार्य करता है और अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदल देता है और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। कौन, तो ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसमें नेफ्था ऑयल का प्रयोग होता है। कौन सा ऑयल प्रयोग होता है ट्रांसफार्मर में, तो नेफ्था ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाभी तथा अपचयी, ऊंचाई और अपचयी। हम दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि पावर हाउस है जहाँ से बिजली बन रही है और यहाँ से 220 वोल्ट का करंट आ रहा है और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो देखिए, जो 220 वोल्ट का जो करंट आ रहा है और यहाँ पे ये जो कुंडली जो बनी हुई है, देख रहे हैं काफ़ी दूर दूर है, काफ़ी दूर दूर है।
ठीक ना। और ट्रांसफार्मर सेट किया गया और यहाँ से दूसरी जो कुंडली है, यहाँ पे देखेंगे इस कुंडली में जो वायर है काफ़ी सघन लपेटा गया है और काफ़ी सघन लपेटने के कारण क्या हुआ है कि इसकी जो कैपेसिटी है वह 11,000 वोल्ट बन जाती है, ठीक ना। अब ये 11,000 वोल्ट बनकर आती है गांव तक और चूंकि आप जानते हैं कि 11,000 वोल्ट डायरेक्ट हम अपने घर में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी हाईली उसके अंदर पोटेंशियल होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे गांव के आसपास फिर से ट्रांसफार्मर लगा होता है और यह ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो 11,000 वोल्ट की जो करंट आती है इसे काफ़ी देख रहे हैं कि इसमें इस कुंडली में जो तार लपेटी गई काफ़ी सघन लपेटा गया है, तो करंट तो आता है लेकिन जहाँ से करंट फिर जा रहा है घरों में, ठीक ना। तो यह इस ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, इस ट्रांसफार्मर में जो कुंडली हो रही है काफ़ी दूर दूर पर है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है उसको कम किया जा रहा है और फिर यहाँ से 220 वोल्ट का जो करंट आता है हमारे घरों तक और फिर हम इसको प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो जो अब देखिए यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्ट मीट मतलब कि करंट की क्षमता को बढ़ाता है, करंट की मात्रा को बढ़ाता है, उसी को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। मतलब कि इसने 220 वोल्ट को 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और जो ट्रांसफार्मर हाई करंट को लो करंट में यानी 11,000 को 220 में कन्वर्ट कर दिया, इसी को स्टॉप डाउन या अपचयी ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि घरेलू विद्युत में 3 तार होता है, घरेलू विद्युत में 3 तार होता है। एक होता है भूकंप संपर्क तार, भू संपर्क तार, जिसको अर्थिंग वायर कहा जाता है। अब देखते हैं आपके घरों में अर्थिंग वायर भी लगा रहता है किसी किसी घर में, तो ये हरा रंग का होता है और सुरक्षा के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता है कि अगर लक बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर होती है तो डायरेक्ट वो अर्थ में चला जाए। दूसरा होता है विद्युतमय तार, तो विद्युतमय जो तार होती है इसको फ्यूज वायर बोला जाता है, विद्युतमय तार, और ये लाल रंग का होता है और इसी को मेन तार भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इसी में रहती है। दूसरा होता है उदासीन, इसे नेचुरल वायर कहा जाता है और एक काले रंग का होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं 14 नंबर चैप्टर हमारा पर्यावरण के बारे में। तो देखिए टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द दिया था, काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ से चूँकि आपको एक ईवीएस का भी कुछ पोर्शन कवर हो रहा है तो आप अच्छे से समझिए कि जो हमारा टांसले जी ने इकोसिस्टम शब्द दिया था। और इकोसिस्टम जिसे हम लोग परितंत्र कहते हैं, ये दरअसल इसमें 2 तरह के जो घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक जिसमें जीवित प्राणी आते हैं, जैसे पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी जीवित होते हैं। एक होता है अजैविक घटक जिसमें निर्जीव आते हैं, जैसे हवा, पानी, भोजन, मिट्टी, चट्टान, तापमान, आर्द्रता, सूर्य, ये सभी का अजैविक घटक है। तो परितंत्र में यानी इकोसिस्टम में 2 तरह के घटक को शामिल किया जाता है। अब इकोसिस्टम का प्रकार क्या होता है, तो देखिए इकोसिस्टम के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, यानी जैसे पर्वत, नदी, पहाड़, घास के मैदान, पठार, जहाँ पे जो नेचर है खुद उसका निर्माण की है, इसको प्राकृतिक कहा जाता है, ये प्राकृतिक इकोसिस्टम है। जबकि एक कृत्रिम भी होता है जिसे मानव ने निर्माण किया, जैसे धान के खेत, चिड़ियाघर, बाग, मछली घर, पार्क, इसको मानव ने निर्माण किया, इसलिए ऐसे इकोसिस्टम को जो है कृत्रिम इकोसिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैविक इकोसिस्टम के बारे में या जैविक घटक के बारे में। तो देखिए जैविक घटक में उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक तीनों पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि उत्पाद में क्या होता है कि हरे पौधे ये स्वपोषी होते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी स्वपोषी होता है, ठीक ना, ये उत्पाद हुए, ठीक ना। उपभोक्ता में 3 तरह के उपभोक्ता आते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी होता है। जो भी प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है, जैसे बकरी, लोमड़ी नहीं होगा, बकरी, खरगोश, टिड्डा, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं और ये घास फूस पर यानी शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और तृतीय उपभोक्ता ये सर्व मांसाहारी होता है या शीर्ष मांसाहारी इसको कहते हैं, इसे शीर्ष मांसाहारी कहा जाता है तृतीय उपभोक्ता को, ठीक है। और जो अपघटक होते हैं इसमें कवक और बीजाणु आते हैं,
इस बात जीवाणु आते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, वायरस इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, कवक और जीवाणु को ही अपघटक कहा जाता है, ये जैविक घटक है। और देखिए कुछ यहाँ से टीआरई थर्ड का क्वेश्चन और टीआरई फर्स्ट का भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है और मेढक को सांप खा जाता है, और इस तरह के टीआरई थर्ड में क्वेश्चन बना हुआ था। फिर घास को हिरण खाती है, हिरण को बाघ खा जाता है। हरे पौधे जो है, हरे पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डा को सांप, सांप को बाज खा जाता है। तो यहाँ पे पोषण के कुछ स्तर हैं, ठीक ना, कि किस तरह से पोषण एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफ़र होता है, ठीक ना। जैसे कि हरे पौधे से पोषण टिड्डा में आया, टिड्डा को सांप खाया तो पोषण स्तर सांप में चला गया और सांप में फिर से बाज में चला गया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ते जाता है वैसे वैसे पोषण की मात्रा कम होती जाती है, यानी ऊर्जा की मात्रा कम ट्रांसफ़र होती है। अब लिंडमान का जो 10% का पोषण का जो स्तर का जो नियम है, इसे समझने का प्रयास करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है टीआरई का, ठीक है, और अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का मात्रा 10% तक जाती है। मतलब कि एक पोषण स्तर से जब ऊर्जा किसी दूसरे पोषण स्तर में जाएगा तो मात्र 10% का ऊर्जा ट्रांसफर होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे अगर टिड्डा को सांप खाएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि टिड्डा में से मात्र 10% ऊर्जा सांप को मिलेगा, ठीक है, तो यही कहा जा रहा है। और जितना मिला सांप को फिर उसका 10% बाज को मिलेगा। तो इस तरह से कहा जाता है कि मात्र 10% ऊर्जा क्या होती है, ट्रांसफर होती है। आहार श्रृंखला में सीधा ध्यान रखिएगा, आहार श्रृंखला सीधा होता है जबकि खाद्य श्रृंखला उलझा हुआ होता है। देखिए आहार श्रृंखला में सीधा सीधा पता चलेगा कि घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को सांप खाएगा, सांप को चील खा जाएगा, ये सीधा सीधा है। लेकिन खाद्य जाल में ऐसा नहीं होता है। खाद्य जाल में किसी को कोई खा लेता है। जैसे कीड़ा को जरूरी नहीं है कि सांप ही खाएगा, कीड़ा को मेढक भी खा सकता है, कीड़ा को एक छिपकली भी खा सकती है, ठीक ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि मेढक को जो है सांप ही खाएगा, मेढक हो सकता है कि मोर भी खा जाए, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं है कि सांप को जो है मोर ही खाएगा, ठीक ना, हो सकता है कि सांप को चील भी खा जाए। तो ऐसा जो है बहुत सारे उलझा हुआ जाल होता है, कहाँ पे, ये खाद्य जाल में। सबसे अधिक ऊर्जा स्तर उत्पादक में होता है। ये लाइन है आपका टीआरई थर्ड का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो नोट्स है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक ऊर्जा का जो स्तर होता है वह उत्पादक में होता है। और तालाब में पाए जाने वाले छोटे पौधे को फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जो पौधे तालाब में उगते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैव आवर्धन के बारे में। तो देखिए यह विषैले प्रदूषकों में लागू होता है। जैव आवर्धन विषैले प्रदूषकों में लागू होते हैं और पौधों में विषैले पदार्थ कम जबकि मनुष्य में सबसे अधिक होता है। जो भी पौधे होते हैं उसमें विषैले पदार्थ कम होते हैं और मनुष्य में विषैले पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे पोषण स्तर दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पोषण स्तर फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दिया गया है। और ऊर्जा स्तर में कम, जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे उस ऊर्जा का स्तर कम मिलेगा। जबकि जैसे जैसे हम लोग देखिए इधर से जैसे जैसे हम लोग ये जैव अपवर्तन में वृद्धि होती है और इधर से जाते हैं तो जैव अपवर्तन में, या नीचे जाते हैं तो जैव अपवर्तन में वृद्धि होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर में शीर्ष स्थान पर पोषण का स्तर सबसे कम जबकि जैव आवर्धन सबसे अधिक होता है। अब वही कहा जा रहा है कि जब नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो पाँचवें स्तर पे सबसे कम ऊर्जा ट्रांसफर होती है जबकि जैव आवर्धन सबसे अधिक होता है पाँचवें स्तर पे, ठीक है, यही बात कहा जा रहा है। अब ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपकी क्वेश्चन बना है टीआरई का। तो देखिए ओजोन लेयर को O3 कहा जाता है और इसमें अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन परत का निर्माण करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो ओजोन परत का निर्माण करती है। अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए पृथ्वी पर आती हैं जबकि अल्ट्रावायलेट सी जो है पृथ्वी पर नहीं आती हैं। ये काफ़ी खतरनाक है अल्ट्रावायलेट सी, ठीक है। डॉप्सन द्वारा ओजोन परत की मात्रा को मापा जाता है या इसकी परत को मापा जाता है डॉप्सन के द्वारा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 90% देखिए ओजोन परत जो है 90% समताप मंडल में पाया जाता है और 10% क्षुभ मंडल में पाया जाता है। जबकि क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम लोग आंसर इसका सप्ताप मंडल ही लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि 90%
जो ओजोन परत है इस समताप मंडल में, और मात्र 10% क्षुब्ध मंडल में पाया जाता है। अल्ट्रावायलेट सी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इस बात को ध्यान रखना। और अंटार्कटिका में ओजोन परत का क्षरण हो चुका है, इस बात को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बात करते हैं जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण के बारे में। तो जैव निम्नीकरण में क्या होता है कि जिसको अपघटित किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ जो सड़ गल के ख़त्म हो सकते हैं उसको जैव निम्नीकरण कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ जिसको अपघटित नहीं किया जा सकता, मतलब कि वे सड़ गल के ख़त्म नहीं होंगे, इनको जैव अनिम्नीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 15 के बारे में, ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो देखिए, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद की ऊर्जा पहले की ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब कि कोई भी, चाहे भौतिक या रासायनिक कोई भी परिवर्तन हो, लेकिन किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप जो पहले की ऊर्जा होती है वो बाद की ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत देखिए, ऊर्जा के स्रोत यहाँ से भी क्वेश्चन टीआरई 3rd में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ऊर्जा के स्रोत दो तरह के होते हैं। एक होता है अनवीकरणीय, इसी को परंपरागत कहा जाता है। दूसरा होता है नवीकरणीय, जिसको गैर परंपरागत कहा जाता है। अनवीकरणीय का मतलब जिसका निर्माण पुनः नहीं हो सकता है। नवीकरणीय मतलब जिसका निर्माण पुनः हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इसी को गैर परंपरागत कहा जाता है। मतलब कि जिसका निर्माण पुनः हो सकता है लेकिन इसका समय ज़्यादा दिन से नहीं हो रहा है, ये गैर परंपरागत है। और कुछ ऐसे हैं अनवीकरणीय, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका निर्माण जल्द नहीं हो पाता है लेकिन ये परंपरागत है, मतलब कि इनका लंबे समय से प्रयोग होते आ रहा है। इस बात को आप सही से समझिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अनवीकरणीय या परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं इनकी मात्रा सीमित है। जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, इनकी मात्रा सीमित है, ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो इनको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाएगा। ठीक है, कोयला नाभिकीय ऊर्जा, और यही जो नाभिकीय ऊर्जा है यही आपका क्वेश्चन का पार्ट है टीआरई 3 का, ये पूछा गया था कि नाभिकीय ऊर्जा किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, ये सभी अनवीकरणीय है, मतलब कि दोबारा नहीं बन पाएंगे, और परंपरागत है, मतलब कि लंबे समय से इनका प्रयोग होते आ रहा है। जबकि बात करते हैं नवीकरणीय या गैर परंपरागत स्रोत के बारे में, तो इनकी मात्रा असीमित है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा है। जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो पावर, ये सभी क्या है, नवीकरणीय है, मतलब कि बार बार इनका निर्माण होता रहेगा। और ये गैर परंपरागत है, मतलब कि लंबे समय से प्रयोग नहीं हो रहे, ये न्यूली प्रयोग किए जा रहे हैं, अभी इनका प्रयोग कुछ ही समय से शुरू हुआ है। अब देखिए, हम बात करते हैं ऊर्जा के लिए सबसे अधिक कोयला का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी ऊर्जा हमें विद्युत प्राप्त होती है तो विद्युत के लिए सबसे अधिक कोयला का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखना। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं, जो अम्लीय वर्षा तथा मृदा संसाधनों को प्रभावित करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, मतलब कि कोयला वगैरह को जलाते हैं या हम लोग तेल वगैरह को जलाते हैं, डीजल पेट्रोल को, तो वहाँ से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो अम्लीय वर्षा का और मृदा संरक्षण या मृदा संसाधनों के लिए प्रभावित करता है। जैव मात्रा के बारे में बात करें तो जैव मात्रा जानवर तथा पादपों से प्राप्त ईंधन से होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैव गैस में 75% तक मीथेन पाया जाता है। देखिए, जैव मात्रा क्या है, तो जैव मात्रा या जैव अवशिष्ट जिसे हम लोग कहते हैं, तो जानवर और पादपों से जो भी हम लोग लकड़ी या गोबर वगैरह प्राप्त होता है, इसी को जैव मात्रा कहा जाता है। और ये जो जैव मात्रा प्राप्त होता है, जैव गैस प्राप्त होता है, इसमें 75% मीथेन होता है। गोबर गैस आपने नाम सुना होगा, तो जो जंतु से जो गोबर प्राप्त होता है उसमें 75% मीथेन पाया जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, डेनमार्क पवनों का देश है। सौर सेल बनाने हेतु सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, इसमें चांदी का भी प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। ठीक ना, यानी जो भी सोलर सिस्टम लगा होता है सोलर, तो सोलर पैनल में सिलिका का प्रयोग किया जाता है, इसमें चांदी का भी प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं महासागरीय ऊर्जा के बारे में। तो महासागरीय ताप ऊर्जा, जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, ठीक ना, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ऊपर का जल अधिक गर्म है, परंतु गहराई में जल सामान्य या कम गर्म स्थिति में अमोनिया जैसे द्रवों को उबालने का काम आता है। अब देखिए, होता क्या है
कि जब महासागर का जो पृष्ठ है यह दिन में समय इसका सूर्य का प्रकाश पड़ता है महासागरीय जल पे, तो ऊपर का ताप बढ़ जाता है और समुद्र के अंदर लगभग 2 किलोमीटर तक गहराई तक ये ताप लगभग 20 सेंटीमीटर में अंतर पाया जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि समुद्र है, समुद्र के अंदर की गहराई, तो ऊपर का जो पानी है चूँकि सूर्य का प्रकाश इस पड़ेगा तो ऊपर का पानी गर्म हो जाएगा, ठीक ना। और ऊपर का जो पानी है गर्म हो गया, इसका ताप बढ़ गया और इसके 2 किलोमीटर जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ताप चूँकि कम रहेगा, तो 2 किलोमीटर नीचे का जो ताप होगा वो ऊपर के ताप से लगभग 20 सेल्सियस तापमान में अंतर पाए जाएंगे। ऊपर के पानी का तापमान और नीचे के 2 किलोमीटर नीचे के पानी के तापमान के बीच का जो अंतर होगा वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक ना। और ऊपर का जल अधिक गर्म हो जाता है परंतु गहराई में जल समान या कम गर्म होता है। इसी स्थिति में क्या होता है, अमोनिया जैसे द्रवों को उबालने में ये काम आता है, ठीक है। और इसी वाष्प से टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा कर दी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में। तो जब भूमि के अंदर से तप्त जल पृथ्वी पर बाहर आती है तो इस निकास मार्ग को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। कहने का मतलब कि कुछ कुछ ऐसी भी भूमि जगह होती है जहाँ पे गर्म जल पृथ्वी के अंदर से आता है, बाहर आता है, तो ऐसे जल का प्रयोग जो है क्या किया जाता है, टरबाइन घुमाने के लिए कर दिया जाता है और इसी को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। और जहाँ से ये गर्म पानी निकलता है उसी को गर्म चश्मा कहा जाता है अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बात करें तो ये नाभिकीय ऊर्जा आपका Tier 3 का क्वेश्चन बना हुआ है। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम सूर्य में संलयन प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन बम और सूर्य में दोनों में संलयन की प्रक्रिया होगा, जबकि परमाणु बम में विखंडन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये आपके कंटेंट थे, मैंने क्लास 10 तक पूरा NCERT कवर किया और इसके बाद आपको बताना है कि आप MCQ करना चाहते हैं या फिर आगे कोई और क्लास करना चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।